मैं यदुनाथ शास्त्री, मेरे यूट्यूब चैनल शास्त्री सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, मैंने आप पिछली वीडियो में आपके लिए स्वर संधि को और एक डायग्राम के माध्यम से बताया। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आई होगी और इससे भी मुझे बड़ा संतोष सुकून मिला कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए थे। पिछली वीडियो में बहुत लाइक मिले थे और उसी दमखम के साथ मैं आज व्यंजन संधि को लेकर आपके सामने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं माँ भगवती, माँ सरस्वती, विद्यादायिनी के बारे में, उनके चरणों में दो पंक्ति कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि जहां स्वर का स्वरों के साथ जो मेल हुआ था, स्वरों का जो स्वरों से मेल हुआ था, तो आपको पता था कि वहां स्वर संधि हुई थी। अब यहां व्यंजन संधि के बारे में बोल रहा हूं मैं। व्यंजन संधि, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है बच्चों कि व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। व्यंजन संधि की परिभाषा कहती है कि प्रथम पद के अंत में व्यंजन वर्ण होगा और उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर के साथ जो मेल होता है और उस मेल के पश्चात जो विकार अथवा परिवर्तन होगा वो छात्रों व्यंजन संधि कहलाएगा। अच्छा, आगे चलता हूं मैं। व्यंजन संधि के बारे में आपने देखा होगा सबसे पहला भेद, और उस भेद का नाम है ईशत्व संधि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका सूत्र क्या कहता है। सूत्र है इसका इसको छात्रों, मैं ये नहीं कहता कि इन सूत्रों को आप याद करके आने वाली परीक्षा में इन सूत्रों का उत्तर लिख सकें, नहीं। इनका अर्थ होता है, ये हिंदी में जो कहावत है गागर में सागर भरना, छोटे से शब्दों के द्वारा ये विशाल अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सूत्र होते हैं। यहां इसके बारे में देखेंगे तो पहला क्या है, श, और कौन सा सा है इस पर भी आपको निर्धारण कर लेना चाहिए। तीन सा होते हैं, सा तीन होते हैं, ये सा और ये सा। ये इसको बोलते हैं दंत्य सा और इसे बोलते हैं तालव्य सा और इसे बोलते हैं मूर्धन्य सा। तो यहां मैं बात कर रहा हूं आपके लिए दंत्य सा की। दंत्य सा अथवा तो का अर्थ होता है पूरा ही ता वर्ग, यानी ता का परिवार। वो कौन कौन से हैं, ता, था, द, ध और न। इसके बाद अगली बात हो रही है
इष्टुना, इष्टुना तृतीया विभक्ति। इष्टुना का मतलब ये जो तालव्य सा है, ये जो तालव्य सा है और चा वर्ग है, चा वर्ग है, ये कौन सा? चा वर्ग है। तो तालव्य सा, तालव्य सा और चा वर्ग, चा वर्ग में आता है च, छ, ज और झ और य। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही कॉमन बात है। मैं आज आपको व्यंजन संधि का पूरा ही ऑपरेशन करके देखता हूं। आज के बाद आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी कि व्यंजन संधि हमारी समझ में नहीं आई। जैसा कि मैंने पहले स्वर संधि में भी आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया था, यहां भी मैं वही क्रिया करने वाला हूं। देखिए, जो धन है यानी मध्य में धन होता है, दो पदों को विखंडित करने का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहां उससे पहला होता है वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और धन के बाद होता है दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण। तो हमें शर्त क्या चाहिए? ये हमें शर्त क्या चाहिए सूत्र के अनुसार? ये शर्त है कि इधर प्रथम पद के अंत में ये सा हो। कौन सा सा था? दंत्य सा। और इसके बाद में ता वर्ग था, या तो ये हो, या तो दंत्य सा हो, अथवा ये नहीं है तो ता वर्ग का कोई भी वर्ण हो। इस परिस्थिति में इसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में या तो कौन सा सा था? ध्यान रखना, मैं बार बार इनका उच्चारण करता रहूंगा, आपके लिए समझ में आ जाना चाहिए। ये कौन सा था? तालव्य सा, अथवा चा वर्ग का भी कोई वर्ण हो। हमें परिवर्तन क्या करना है? हमारा परिवर्तन होता है ये जो दंत्य सा है उसको ही हम किसमें बदल देंगे? तालव्य सा में। और अगर ये ना होकर ता वर्ग का भी कोई वर्ण है तो उसे ही हम क्रमशः, मैं क्रमशः शब्द बोल रहा हूं, क्रमशः का अर्थ होता है ता को चा में, और था को छा में, और दा को जा में, और धा को झा में, और ना को या में बदल दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, इस सा को किसमें बदल देंगे जी? इस सा में। अथवा तावर को किसमें बदलेंगे? चा वर्ग में। किस तरह से? ता का च, था का छ, ज, झ और य बदल देती। आशा करता हूं समझ में बिल्कुल आई होगी। यहां लास्ट S2 लिख रहा है, इसका परिवर्तन है सा अथवा तावर्ग के बाद शा अथवा चा वर्ग आ जाने पर ता वर्ग को सा को इस सा में और ता वर्ग को चा वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आई होगी बेटा। अब इसके मैं आपको उदाहरण देखता हूं आपके लिए कि इसके उदाहरण किस तरह से फॉलो हो। देखिए, उदाहरण इधर लिख देता हूं। दुष्धन चरित्रम। स्पष्ट दिख रहा होगा? यदि स्पष्ट नहीं दिखे तो मुझे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। दुष्धन चरित्रम, सा इधर सा आ रहा है, शर्त है, और इधर क्या है? चा वर्ग है, तो चा वर्ग इधर आना चाहिए और इधर सा अथवा ता वर्ग आना चाहिए। तो इसी सा को हम किसमें बदल देंगे? सा में बदल देंगे, और मिलके रूप क्या हुआ? दुष् चरित्रम। अगला उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं तो मनस धन चिति। मनस धन चिति, वही स्थिति ऊपर वाली है। इस सा को आप बदल
बदल दीजिए, मनश्चिति बनेगा। और भी उदाहरण, जैसे जलात् धन जायते, जलात् धन जायते। स्थिति देख लीजिए, जा वर्ण है वो चा वर्ग का ही आता है, च छ ज, और यहां ता वर्ण है, इस ता को चा में बदल देंगे, क्या बनेगा? जलात् जायते। अगला उदाहरण भी देख सकते हैं आप, तत् धन चेत, तत् धन चेत। देखिए ता को ही चा में बदल दिया है, क्या बन गया? तच्चेत। अगला भी उदाहरण आपको दे देता हूं, जैसे तत् धन शिव, ता को ही चा में बदल दिया, क्या बन गया रूप? तत्शिव। ठीक है बच्चों, ये मेरा व्यंजन संधि का ये जो पहला प्रथम भाग मैंने भेद बता दिया, इष्टोक्त संधि का है। अब मैं आगे अगली इष्टोक्त संधि को बताऊंगा। देखिए बच्चों, पहला भेद के बाद में अब मैं दूसरा भेद आपको बताता हूं, और दूसरा भेद बताया जाता है इष्टोक्त संधि। घबराने की बात नहीं, जो कंडीशन पहले थी समान कंडीशन है, थोड़ा सा परिवर्तन है, उसको मैं बता देता हूं। पहले इसका सबसे पहले सूत्र देखता हूं आपके लिए, और सूत्र का नाम है, सॉरी मिस्टेक हुई, इष्टमास्तु। इष्टमास्तु देखिए, सूत्र की व्याख्या देखिए। जो पहली कंडीशन थी कि प्रथम पद के अंत में वही पहले वाला सा हो अथवा तावर्ग हो, और तावर्ग में फिर पुनः लिख देता हूं, त थ द ध और न। और दूसरे पद के प्रारंभ में पहले कौन सा था? पहले इष्टोक्त संधि में कौन सा सा था? इधर तालव्य सा था। अब इसके बाद में मूर्धन्य सा, ये शर्त है, इसकी शर्त ही यही है। यहां कंडीशन पहली जैसी है, लेकिन इधर परिवर्तन हो जाएगा, उसमें अलग चा वर्ग आता था और इधर क्या आएगा? टा वर्ग आएगा। इसलिए इधर मूर्धन्य सा, अथवा ये ना हो तो कौन सा आएगा? टा, ठ, ड, ध और रम। हमारा परिवर्तन या विकार क्या करना है? जो धन से पहले है कौन सा? शा अथवा ता वर्ग है, उसी को क्रमशः शा मूर्धन्य अथवा टा वर्ग में परिवर्तन कर देना। ऐसा ही क्यों होता है छात्रों? ऐसा क्यों होता है? ये कौन सा है? ये सारे वर्ग किसके हैं? ये सब कौन है? दंत्य हैं। ये जब उच्चारण स्थान अगली वीडियो लाऊंगा मैं, इनके बाद संधियों के बाद जो अगली वीडियो आएगी मेरी उच्चारण स्थानों की आएगी, तब वहां आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये दंत्य हैं और ये मूर्धन्य है, ये सभी वर्ण मूर्धन्य है। देखिए सा को ही अब कौन से सा में बदलेंगे? उसी सा में बदलेंगे, सा अथवा टा वर्ग। टा वर्ग में ता को टा, था को था, दा को डा, ढा और ना में बदल देते। समान समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले जैसी ही है, अंतर इधर तो है नहीं, अंतर आ रहा था तो इधर आ रहा था, क्योंकि इनमें ये परिवर्तन हुआ था। अब वो परिवर्तन नहीं,
अब देखते हैं इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है, बहुत बार आता है कंप्यूटर क्लास में, बहुत आता है। जैसे पहला उदाहरण है तत्व धन टीका। यहां देखेंगे कंडीशन तो ता है, और यहां देखेंगे कंडीशन तो टा है, जो कि मेरे नियम सूत्र में भी है। तो ता का ही क्या बनेगा, अब टा बनेगा, क्योंकि हलंत है तो हलंत ही बनता है। इसलिए मिला के क्या रूप बना, आधा टा इसका आ गया और पूरा टा ये आ गया, और बड़ी की मात्रा तट्टी का। उदाहरण अगला, जैसे कि देखते हैं रामस धन षष्ठ। रामस धन षष्ठ। देखिएगा इस सा को किस सा में बदलेंगे, कौन सा सा है, मूर्धन्य सा। क्या बनेगा, रूप क्या बनेगा, रामस, ये आधा ये पूरा सा बना दो, ये आधा है और था, रामस। जैसे कि और अगला उदाहरण दे देता हूं, सस धन थी। सस धन थी, ये था है, वो भी टावर का ही है, इधर ये सा है, बस हमें क्या करना है, इसको परिवर्तन कर देना है, बनेगा क्या रूप, षष्ठी। जैसे कि उदाहरण और भी देखते हैं। जैसे पुष्धन्ती, पुष्धन्ती, सा को ही बदल दो, क्या बनेगा, पुष्टि। ये आपका दूसरा भेद समझ में आया। अब अगले चलो आइए बच्चों, अब मैं व्यंजन संधि के तीसरे भेद के बारे में बताता हूं। और ये जो तीसरा भेद है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला जो भेद है वो इससे यहां से जरूर उठता है। देखता हूं मैं, उसका नाम है जस्ट पसंद। बहुत सरल है, ट्रिक्स से नहीं पढ़ाता, ना ही ट्रिक्स का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो अधूरे ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि उनमें नियम के कुछ अंश मिलते हैं जो नियम बने हैं। और मेरी थोड़ी सी ये आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये जीवन ही ट्रिक्स की तरह जिया जा रहा है। वर्तमान में ये सारा जीवन है, खा रहे हैं ट्रिक्स से, खा रहे हैं, सो रहे हैं ट्रिक्स से, सो रहे हैं। आजकल तो खाने पीने की बात अलग, अध्ययन में भी ट्रिक्स। भला क्यों? ट्रिक्स तब काम ली जाती है, मैं मानता हूं, समर्थन कर देता हूं, ट्रिक्स दो स्थानों पर आ जानी चाहिए। या तो टॉपिक कठिन हो, उसे सुगम बनाने के लिए ले सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा सा और जागरूक करने के लिए या टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वो ट्रिक्स काम में ले जाते हैं। लेकिन आजकल तो खाना खा रहे हैं ट्रिक्स से, खा रहे हैं। आप हंसोगे, आज के जो ये ट्रिक्स ही है जो बफर सिस्टम में जाते हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। अरे पशुओं का खाना होता है खड़े खड़े खाना, और बैठ करके पशु जुगाली करता है। यह अंतर कर दिया है, आदमी इंसान भी खड़े खड़े खा रहे हैं और आराम कर रहे हैं, उस खाने को पचा के बैठ के आराम कर रहे हैं। अंतर था, हमने और पशुओं में अंतर था भाई साहब, कि जो जानवर होते हैं वो खड़े खाते हैं, तो इंसान आसन पर बैठकर और जल का आचमन करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ भोग देते हैं उस ईश्वर को जिन्होंने हमें अन्न दिया है, मंत्र भी बोला जाता है। जैसे कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी
ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम ब्रह्मेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। प्रभु का भोग लगाने के बाद में ही तो भोजन किया जाता है। वही हमारी आत्मा को, मन को पवित्र करेगा, हमारे ज्ञान के विकास को बढ़ाएगा, हमारे मस्तिष्क के सारे पटों को खोलेगा। सारी चीजें ट्रिक्स मुझे पसंद है, मैं सारे नियमों को बता रहा हूँ, समझ जाइए। देखिए जस्त संधि में सबसे पहले ये बात ध्यान कर लेनी चाहिए थी कि इसके दो प्रकार के दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, दो तरीके से की जाती है, अलग अलग है, जो मैं सबसे पहला बता देता हूं। पहला क्या है, इसका सूत्र जो क्या है, जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते, यानी कहने का मतलब है झल प्रत्याहार के वर्णों को जस प्रत्याहार में बदल दो। यदि अंत में कौन सा प्रत्याहार आ जाए, अंत में अस प्रत्याहार आ जाए, और अस प्रत्याहार में केवल हा वर्ण को छोड़कर। मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले सूत्रार्थ के अनुसार माहेश्वर सूत्रों को यदि आपने याद नहीं किया है तो मेरी पहले वीडियो में जाकर के उन माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये व्याकरण का प्रमुख आधार होते हैं, इनके बिना व्याकरण अधूरी होती है। जैसे कि मैं यहाँ माहेश्वर सूत्रों की जो डायग्राम बना दूं तो यहाँ डायग्राम बन के आएगा झल, और झल के बाद में अस प्रत्याहार, केवल यहाँ लिख दे रहा हूं हा वर्ण को छोड़कर, केवल हा वर्ण रहेगा, अलग रहेगा। अस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो टोटल इसके अंदर है। तो क्या करना पड़ेगा, उन झल को, झल प्रत्याहार के वर्णों को ही जस प्रत्याहार में बदल देते हैं। कॉमन बात, बहुत कॉमन बात है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं। क्या चीज है, आप तो झल वर्ण प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण आएगा, इसके बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण आएगा केवल हा को छोड़कर, और इन झल प्रत्याहारों के वर्णों को ही क्रमशः जस प्रत्याहार में बदल देंगे। जो भी वर्ग होगा उसके जस में बदल देंगे। ये तो बात आपकी। तो झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण आएगा केवल हा वर्ण को छोड़कर, तो उन झल को ही हम जस में बदल देंगे। ये तो तरीका एक, प्रथम तरीका। यदि इससे भी ना समझे हो तो मैं इसी को ही क्लियर करके यहां दे देता हूं आपके लिए कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, और शा, शा, शा और हा। क्लियर समझ में आ गई। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, और उनके साथ साथ ऊष्म वर्ण भी बोला जाता है, श, श, श और हा। अब इसके बाद में आता हूं मैं अस प्रत्याहार में। तो अस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं तो वो कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले लिख देता हूं, अस से मतलब भी समझ गए होंगे, आ से चालू हो रहे हैं तो इसका मतलब स्वर जरूर है इसके अंदर। तो कौन है, सभी स्वर। अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, अथवा या, व, र और ल। समझ में आ गई भाई साहब, क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ये तरीका तो माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से था, झल और अस, इसके बाद झल को जस। अब ये डायग्राम मैंने बना दिया है इस तरह का कि झल में कौन है, वर्ग के 1 2 3 4 अथवा शा, सा, सा और हा। इसके बाद में अस में कौन है, सभी स्वर, और वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें और या, व, रा, ला। हमें क्या करना है, परिवर्तन क्या करना है, प्रथम पद में ही करना है। जो से वर्ग के हों उन्हीं को हम तीसरे वर्ग में बदल देते हैं, यानी जस में बदलते हैं। तो सबको पहला आएगा तो तीसरा होगा, दूसरा आएगा
तीसरा होगा, तीसरा है तो तीसरा ही रहेगा, चौथा है तो तीसरा होगा। तो इस तरह से तीसरे वर्ण में जिसको ज, ब, द, ड और द, इन 5 वर्णों में तीसरा वर्ण होता है। तीसरा वर्ण किन में होता है? इन 3 वर्णों में होता है। हर प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण इनमें बदल देते हैं। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो अब मैं इनके उदाहरण देता हूं। सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा और ज्यादातर सबसे पहले सुना जाता है पहला उदाहरण जगत धन ईश। समझ में आ रही होगी। जो ता वर्ण है, नियम पर चलिए, पहला ही वर्ण है, हमें क्या करना है? इसी वर्ण का तीसरा अक्षर करना है। ये ता वर्ण है तो ता वर्ण का तीसरा अक्षर क्या होता है? द। ये हलंत है, ये भी हलंत करना पड़ेगा। इधर क्या है? स्वर है। जब स्वर आ जाए, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, इधर द्वितीय पद के प्रारंभ में यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो जो ये तीसरा अक्षर बनता है, तीसरा वर्ण बनता है, ये पूरा ही बनता है, मध्य में पूरा बना हुआ दिखाई देगा तीसरा वर्ण। और यदि इधर की कंडीशन आ रही है, यदि स्वर नहीं है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या इनमें से कोई वर्ण है तो मतलब जो तीसरा वर्ण है वो अर्ध माना जाएगा, आधा कर बनाया जाएगा, आधा ही बन जाता है। इसलिए क्या बन गया मिलके? जगत, और हलंत कर दिया। लेकिन इस बड़ी ई ने क्या कर दिया? बड़ी की मात्रा लगा दी दा पर और रूप से दुबारा जगदीश। ऐसे ही अगला उदाहरण है बाक धन ईश्वरी। ता को ई किस में बदल दिया? पहले ता को दा में, अब यहां का को गा में बदल दिए। रूप क्या बना? बागी। ई क्यों? बड़ी की मात्रा क्यों? क्योंकि बड़ी ई द्वितीय पद के प्रारंभ में है, इसलिए रूप सिद्ध बन के तैयार हुआ वागीश्वरी। जैसे कि अगला उदाहरण है वाक धन दानम। वाक धन दानम। दाता है, देखिए तीसरा अक्षर है। यहां मैंने भी तो कह रखा है तीसरा हो चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो, तो यहां इस पहले इस ता को ही क्या बना देंगे? वाग्दानम। जैसे कि एक उदाहरण और देता हूं आपको समझने के लिए। दिक धन गजह। दिक धन गजह। यहां गा है, निगाह करिए, गा तीसरा वर्ण है और इधर का है, इधर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से पहला ही है। तो अब क्या बन गया भाई साहब? दिग्गजः। दिग्गजः। ठीक है बच्चों, ये मेरी जस संधि का पहला भाग है। अब इसके बाद में आपको अगला दूसरा भाग आपको पेश करता हूं। जस संधि का जो दूसरा भाग है, दूसरा भेद है, मैं यहां उसको देता हूं और उसका सूत्र आता है आपके लिए झलाम जस झसी। क्लियर दिख रहा होगा? झलाम जस झसी। यदि आपने पहला भेद समझ लिया तो ये और भी कॉमन है। वहां तो मैंने आपको बोला था कि प्रथम पद के अंत में झलवर्ण और उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में अस प्रत्याहार का वर्ण केवल हा को छोड़कर, तो उस झल प्रत्याहार को जब कॉमन बात इधर भी आ रही है कि पहले पद के अंत में कौन सा वर्ण होगा? झल प्रत्याहार का वर्ण होगा। और यहां तो स्पष्ट कह भी रखा है, वहां तो आपको अस प्रत्याहार ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले भेद में तो ध्यान में, जैसे कि अपने हिसाब से सोच सकते हैं, कैसे से झलस ये समझ लेना, तो झल और अस, झलस पहले भेद की बात है, लेकिन इधर झल और इसके बाद में ध्यान देना झस। ये इधर क्या होता है? इधर तो झल प्रत्याहार का वर्ण होगा और इधर झस प्रत्याहार का वर्ण होगा। हमें परिवर्तन उसी प्रकार पहले के अनुसार क्या करना है? जस में बदलना है। किसमें बदलना
हिसाब से शॉर्ट में ये आपका नियम का पूरा सारांश है। अब मैं आपको आगे बता ही देता हूं कि झल प्रत्याहार में आपने पहले भी देखा होगा बच्चों। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण लिखे थे मैंने, कौन कौन से लिखे थे, इधर लिखे देता हूं। झल प्रत्याहार में आए थे वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, और इनके साथ साथ कौन से थे, तीनों साथ। ये थे किसमें थे भाई साहब, झल प्रत्याहार में वर्ण थे। और इसके बाद जो झस प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार में वर्ग के कौन से वर्ण आते हैं, केवल और केवल तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं, ज, ब, ग, ड और द, इन 5 वर्णों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, कॉमन बात चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए ज्यादातर आप ट्रिक्स देखते हैं, आजकल मैं ज्यादातर देखता हूँ, 3-4 रोज पहले देख रहा था कि जब मैं दूसरी तीसरी वीडियो देखता तो उसमें सर्चियों के जो थंबनेल थे उनमें सबसे पहले ट्रिक बहुत बार ट्रिक लगा हुआ था। आखिर ट्रिक क्यों चाहिए, जब उसके नियम नहीं हो तो ट्रिक लगा, लेकिन नियम है तो नियम है, उसे हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, अंत में हमें जरूर वह नियम याद हो जाएगा। तो ये कंडीशन छात्रों उत्पन्न होगी, क्योंकि क्या है, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण सा, और इसके बाद में वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो। हमें क्या करना है, इन 5 वर्णों में बदलना है। और ये 5 वर्ण कौन से हैं, हर वर्ग के तीसरे वर्ण हैं इसमें। तो समझ में आया होगा। मैं इसके आपको उदाहरण दे देता हूं। लव धन धा, लव धन धा, ध्यान दीजिएगा इधर। लव भा है, वो किस वर्ग का है, प वर्ग का, प फ व भा, भा है, चौथा वर्ण है, तो यहाँ स्थिति बन रही है। लेकिन इधर देखिएगा, ये कौन सा वर्ण है, त थ द ध, ता वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। स्थिति हमको स्पष्ट हो रही है। हमें क्या करना है, ये जो वर्ण आ रहे हैं इनको ही हम तीसरे वर्ण में कर देंगे। तो ये भा है, वो जो भा है ये किस वर्ग का है, पावर का है, तो पावर का ही तीसरा वर्ण कौन सा होता है, बा होता है। कौन सा होता है, बा होता है। इसलिए हम क्या बनाएंगे, इसका रूप क्या बन जाएगा, लब्धः। जैसे कि अगला उदाहरण दे लो, शुद्ध धन धी, धाय तावर का ही है, इसको ही तावर का है, इसको तीसरा अक्षर बना देना है, ता था दा, तो क्या बन गया, शुद्धि। जैसे दुख, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, जैसे दुख धन धम, कौन से वर्ग का है, का वर्ग का है, का ख ग घ, उसको ही हम तीसरे वर्ण में बदल देंगे तो क्या बनेगा, इसका गा बनेगा। मिला के लिखेंगे तो दुग्धम। ठीक है बच्चों, ये जस्ट संधि आपकी क्लियर पूरी होती है। देखिए बच्चों, अब व्यंजन संधि का मैं अगला भाग आपको, जो बहुत ज्यादा समस्या देता होगा शायद, मैं दे रहा हूं, और उसका नाम है शास्त्र संधि। इसका सूत्र है खरीचन। क्लियर दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा हो खरीचन। तो इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले कि खरीचा का अर्थ है, इसकी शर्त है कि प्रथम पद के अंत में, ध्यान दीजिएगा,
माहेश्वर सूत्र की जो डायग्राम है उसके माध्यम से बता रहा हूं मैं कौन से प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, झल प्रत्याहार। झल से तो परिचित हो गए होंगे, झल तो जस्त से ही चल रहा है, जस्त में आया था है? दोनों भेदों में आया था, तो झल को तो आप बिल्कुल कंठस्थ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। झल प्रत्याहार कौन कौन से पढ़ा, अच्छा कौन कौन से आते हैं, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, और शा 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 और हा। क्लियर समझ में? और इसके बाद में आता है तुम्हारा खर प्रत्याहार का वर्ण। कौन सा? खर प्रत्याहार का वर्ण। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अथवा शा शा शा, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण अथवा तीनों सा में से कोई सा भी हो सकता है, शा 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 तीनों सा बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन क्या होगा, उनको हम क्या करेंगे, चर में बदल देते हैं। ध्यान से समझ लेना इस डायग्राम को, ये क्लियर उसकी आत्मा है। चार तो संधि की पूरी आत्मा इधर है माहेश्वर सूत्रों की डायग्राम के माध्यम से। झल, झल के बाद में खर, तो झल का चर, समझ में आया? अब देखता हूं मैं इसको दूसरे रूप में हिंदी के माध्यम। तो झल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से, अभी बहुत चर्चा हो गई इसकी, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा श श और शा और हा। समझ में आ गया? और इसके बाद में खर प्रत्याहार में कौन कौन से बताए थे अभी अभी मैंने, वर्ग के पहले, वर्ग के पहले और दूसरे, पहले वर्ण और दूसरे वर्ण और तीसरे आते हैं शा शा और शा, शा 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 तीनों। धन के बाद यहां देख लेना बेटा, ये धन लगा हुआ है। धन के बाद यानी द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, शर्त है इसकी, वर्ग के पहले हो चाहे दूसरे पद हो, तीसरे चौथे पांचवें नहीं, और तीनों सामने से कोई सा हो। इधर क्या कंडीशन है इसकी, क्या शर्त है, झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। झल प्रत्याहार में कौन से थे, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा शा 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 और हा। हमें परिवर्तन क्या करना है, अभी बताया था ना मैंने, चर प्रत्याहार में बदलना। किसमें बदलना बच्चों, किसमें बदलना, चर प्रत्याहार में। चर में क्या होता है, चा से लेकर रा तक के वर्ण चर प्रत्याहार में आते हैं। जैसे खा में तो ये आता है खा फा छा ठा था, यहां से चालू करना है चा, चा टा ता व का पा या शा 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 रा। समझ में आया होगा? तो ये चर में बदलने हैं, तो यहां मैं लिख ही देता हूं, वर्ग के प्रथम वर्णों में बदल देते हैं। वर्ग के जो प्रथम वर्ण होते हैं जितने भी हैं, जैसे च ट प, च ट त क प स स और स, परिवर्तन ये होता है। इन वर्णों में बदल देते हैं इनको। पहले ये क्या है, चा टा ता का पा, ये तो पांचों वर्गों के पहले वर्ण हुए, तो इसके बाद सा 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 हुए, तो इसका मतलब पहले वर्णों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे शद धन कार, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके लिए, शद धन कार हो। नियम की ओर उधर जा चलिए, ये जो का वर्ण है तो मैंने अभी बताया था, कारण कौन सा है, धन के बाद यानी द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए था, वर्ग का पहला वर्ण है। और इधर देख लीजिए शद दा है जो भी ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, उसी वर्ग का, ता वर्ग का ही है ये वर्ग, तो दा है किस वर्ग का है, ता वर्ग का है, तो इसका मतलब पहला वर्ग का पहला वर्ण कौन सा बनता है, उसका ता बनता है। इसलिए क्या बन जाएगा, ये आधा है तो आधा ही बनेगा, तो दा का क्या बन गया, आधा ता
मिलके क्या बन गया ये शतकारः। जैसे विपद कालः, ऐसा ही है सेम, विपद कालः। दाता सीधा ही बनेगा विपद कालः। समझ में आया? आगे जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं, वृक्षाद पतति, वृक्षाद धन पतति। ध्यान दीजिएगा, पा कहां है, ये रहा, दा कहां है, ये रहा। करना क्या है, इस दा वर्ग को पहले वर्ग देख लिया करना, ये किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। तो ता वर्ग का है तो पहला वर्ण कौन सा होता है, ता ही होता है, इसलिए इसको ता में बदल दीजिएगा। हलंत है तो हलंत ही बनेगा, इसलिए क्या हो गया, मिलके क्या होगा, वृक्षात पतति। तो समझ में आया होगा। यदि एक उदाहरण और दे देता हूं, जैसे कि अगला है दिग्धन पालः, दिग्धन पालः। देखिए कंडीशन वही है, हमें तो शर्त देखनी है, हमें उसका नियम देखना है, नियम के दायरे के अंदर काम करना है। तो ये गा है, गा है तो यहाँ गा है, और इस कौन से वर्ग का है, का वर्ग का है, इसलिए आधा हलंत है गा तो आधा हलंत ही का, इसलिए क्या बनेगा, दिक्पालः। समझ आया बेटा? तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो मेरी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो मेरी जब भी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ में ये वीडियो मैं समाप्त करूँगा। उससे पहले कि मेरे विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थियों को दिखाइए। खूब पढ़ा करो बेटा, कितने सालीन बच्चे हैं मेरे, पढ़ा करो बेटा। कितने बजे तक पढ़ लेते हो राम शर्मा जी? साहब अच्छे पढ़ते हो क्या? साहब बढ़िया। कितने बजे तक पढ़ लेते हो? अच्छा ये बताओ, शाम को 11 बजे तक। 11 बजे तक, चलो बढ़िया है बेटा। 24 मार्च से पेपर हैं और अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी सफलताएं मिलेंगी, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।